जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और उससे पहले हम एडवांटेजेस ओरिजिन एंड एडवांटेजेस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन और इसके एलिमेंट्स। ठीक है, मैं दो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑडिट इंगेजमेंट या सिर्फ ऑडिट भी से कह सकते हैं, और एश्योरेंस इंगेजमेंट। शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि कब ऑडिट का वर्ड बोलना है, कब एश्योरेंस का। तो अभी फिलहाल आप दोनों टर्म्स को एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों का मतलब एक ही है। ऑडिट इंगेजमेंट और एश्योरेंस इंगेजमेंट दोनों का मतलब एक ही है, फिलहाल आप ये समझिए। और इन दोनों का कंसेप्ट क्या है? ऑडिट या एश्योरेंस का मतलब है वेरिफिकेशन करना। ठीक है, और हम किस चीज़ की वेरिफिकेशन करना सीख रहे हैं इस सब्जेक्ट में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम एश्योरेंस इंगेजमेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स में। ठीक है, कंसेप्चुअली तो हमें पता है एश्योरेंस इंगेजमेंट का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन करना, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स में स्टैंडर्ड इसे किन वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वो हम सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में समटाइम वो हमसे कहता है एश्योरेंस इंगेजमेंट को डिफाइन करे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे याद आ गई, हम जो भी कंसेप्ट स्टडी करेंगे ना उसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक है कंसेप्चुअल, उसको अंडरस्टैंड करना, और फिर उसका स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में उसको याद करना। एग्जाम में जब कभी आपसे पूछे ना कि इस टर्म को डिफाइन करो, आपने उसे कंसेप्चुअल वर्ड्स में नहीं बताना, उसे स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में बताना है। जैसे अगर एग्जाम में कहे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन करो, आपने ये नहीं लिखना वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि सर ने कहा था क्लास में एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, कंसेप्चुअली हालांकि बात आपकी ठीक है, लेकिन मार्क्स एग्जामिनर नहीं देगा आपको। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे कोई भी टर्म उसके स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में, जो लॉ की बुक्स में, जो स्टैंडर्ड की बुक्स में लिखी हुई है ओरिजिन, उसके मुताबिक डिफाइन करें। तो अब हम सीखने जा रहे हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में, और फिर उसके एलिमेंट्स कितने हिस्से होते हैं, फेजेस कितने हैं, वो स्टडी करेंगे। लेकिन पहले मुझे बताइए एश्योरेंस एंगेजमेंट का कंसेप्चुअल मतलब क्या है, वो समझ आ गया आपको? वेरिफिकेशन करना। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक ऑडिट एंगेजमेंट या एश्योरेंस एंगेजमेंट में, ठीक है, ऑडिट में या एश्योरेंस में कितनी पार्टीज होती हैं? तीन पार्टीज होती हैं। एक पार्टी कौन सी है? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, इसको कर लेते हैं मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स, फिर ऊपर शेयर होल्डर्स, और फिर इसके बाद यहां पे ऑडिटर। शाबाश। दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, मैनेजमेंट डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करे। ये ज्यादा बेहतर है कि पहले मैनेजमेंट फाइनेंशियल में ऑडिटर को दे, ऑडिटर वेरीफाई करे और फिर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दे, ये बेहतर। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर के हवाले करे, ऑडिटर इसको चेक करके शेयर होल्डर्स को इनके ऊपर अपनी रिपोर्ट दे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत, तो किस सिचुएशन में शेयर होल्डर ज्यादा श्योर होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में? किस केस में ज्यादा ट्रस्ट उनका बढ़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? जब डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले हैं, जब ऑडिटर के थ्रू हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑडिटर जब रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स को, तो इस रिपोर्ट की वजह से शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट, उनकी रिलायंस, उनका एश्योरेंस लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बढ़ जाता है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि वो ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑडिटर जब रिपोर्ट दे रहा है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स का इस रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वो ज्यादा श्योर हो रहे हैं? तो असल में ऑडिटर रिपोर्ट के जरिए शेयर होल्डर को अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये कह सकते हैं? एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट बढ़ा रहा है। तो अगर ऑडिटर एक एश्योरेंस प्रोवाइडर है,
जो कि अपनी रिपोर्ट के जरिए से शेयर होल्डर को अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी तरह हम ऑडिट एंगेजमेंट को एश्योरेंस एंगेजमेंट भी नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। ऑडिटर इज इक्वल टू एश्योरेंस प्रोवाइडर और ऑडिट इज इक्वल टू एश्योरेंस फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए। भाई ये बात समझ आ रही है आप? अच्छा, ये सेंटेंस समझ आया आपको कि ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट के थ्रू? ये सेंटेंस समझ आ गया तो यहां से अब कहानी आगे लेके चलते हैं। एश्योरेंस प्रोवाइड, अच्छा एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या हुआ? भाई ऐसी एंगेजमेंट, ऐसी सर्विस, ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके उनके बारे में शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देता है कि वो ठीक है कि नहीं, और इसकी वजह से शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। भाई ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? चलिए अब हम देखते हैं कि इसी कंसेप्ट को स्टैंडर्ड किन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा है। हम सीखने क्या जा रहे हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन। अगर आपसे कंसेप्चुअली कोई पूछे एश्योरेंस एंगेजमेंट बताओ क्या है, आपको एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ऑडिट एंगेजमेंट ही है एक तरह से। इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रोफेशनल होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करता है, वेरिफिकेशन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स को, जिससे शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस इनहेंस हो जाता है। ये अब देखते हैं स्टैंडर्ड, इससे जो हमारे स्टैंडर्ड्स है वो इससे कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड्स, ठीक है? जिस तरह अकाउंटिंग आपने पढ़ी है ना, अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी तरह ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस तरह ऑडिट में भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन दोनों स्टैंडर्ड्स में एक फर्क है, वो ज़हन में रखना है आपने। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है। ऑडिट के स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि ऑडिट कैसे करना है, यानी ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करना है। इस कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना आपने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं, ऑडिट कैसे करना। ठीक है, अब हम एश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं वापस आए। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या? एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एक्टिविटी, जॉब। इसे एश्योरेंस एंगेजमेंट भी कह सकते हैं, एश्योरेंस सर्विस भी कह सकते हैं। Assurance engagement means an engagement in which a practitioner obtains evidence about valuation of subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended user other than responsible party। ये एक टेक्निकल सी डेफिनेशन है जो फर्स्ट टाइम पढ़े समझ नहीं आते। अब मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको समझा रहा हूँ, पहले उनके मतलब समझा रहा हूँ, मुश्किल अल्फाज के मैं नहीं। पहले मैं क्या समझाऊंगा? मुश्किल अल्फाज के मैं, फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस आपके सामने बोलूंगा तो इंशाल्लाह समझ लग जाएगी। सबसे पहले प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? प्रोफेशनल जो जिसको हम इंगेज करते हैं कोई काम करने के लिए। जैसे आपने कोई टैक्स रिटर्न अगर फाइल करवानी है तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो खुद से टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते होंगे। नॉर्मली आप किसी टैक्स प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, वो रिटर्न फाइल करेगा। प्रैक्टिशनर का मतलब एक प्रोफेशनल जो क्या करता है, जो सब्जेक्ट मैटर को एवेल्युएट करता। एवेल्युएट करने का मतलब है वेरीफाई करना। एवेल्युएट करने का मतलब क्या है? वेरीफाई करना। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? किसी चीज को किसी भी चीज को। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है वो चीज जो अंडर एनालिसिस है। ये एक जनरल वर्ड है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? वो चीज जो अंडर एनालिसिस है। जब डॉक्टर किसी लाश का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं तो उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? वो लाश। तो हम जब आपका एज ऑडिटर काम कर रहे होंगे, पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे क्वेश्चन बता सकता, उसने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बजाय सब्जेक्ट मैटर का वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये प्रैक्टिशनर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं और भी बहुत सी चीजों को वेरीफाई कर सकता है। हमारे सिलेबस की हद तक सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लेकिन एडवांस लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी शामिल हो जाती हैं। तो वैल्यूएशन सब्जेक्ट मैटर जिसके किसी चीज को वेरीफाई कर रहा है, प्रैक्टिशनर है वो वेरीफाई कर रहा है
सब्जेक्ट मैटर किसी चीज को अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया, किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। किसी एक प्रैक्टिशनर है डॉक्टर, ठीक है, वो वैल्यूएट करता है, वेरीफाई करता है अपने पेशेंट को, ठीक है, थर्मामीटर लगा, टेम्परेचर आया 103, क्या कहेगा, बुखार है कि नहीं? अच्छा सिर्फ एक हाँ नॉर्मल, और हाँ लाहौर अभी नहीं ले जाओ, लाहौर 106.7 पे ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप इसको डॉक्टर सिर्फ, अब तो है उनको ज़बानी याद होते हैं, लेकिन ये जो भी टेम्परेचर आता है क्या डॉक्टर से किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है? भाई 98 पे भी तो टेम्परेचर तो है ना कुछ 98 भी, लेकिन 98 नॉर्मल है, ठीक है, 102 103 ये नॉर्मल नहीं है। तो जब किसी चीज को मेजर किया जाता है तो बताया जाता है कि ये चीज ठीक है कि नहीं, तो किसी ना किसी बेंचमार्क, किसी ना किसी स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करना पड़ता है। फिर आप बता सकते हैं कि अच्छा मसला नहीं है, या मसला है लेकिन थोड़ा मसला है, या मसला बहुत बढ़ गया, मरीज आखिरी स्टेज पे है। ये किसी भी नतीजे पे पहुंचे, आप एग्री करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर उसको किसी ना किसी चीज के साथ कंपेयर करना पड़ता है, बेंचमार्क के साथ, उसको कहते हैं हम क्राइटेरिया। 98 टेम्परेचर नॉर्मल है, यह है क्राइटेरिया। इसके अगेंस्ट हम अपने सब्जेक्ट मैटर को कंपेयर करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, और फिर हम रिपोर्ट डॉक्टर रिपोर्ट दे देगा कि बुखार है कि नहीं, या जो भी टेस्ट है। उसी तरह हम भी यही काम करते हैं, हम प्रैक्टिशनर्स वेरीफाई करते हैं, वैल्यूएट करते हैं किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, किसके मुताबिक, किसी क्राइटेरिया के मुताबिक। जैसे आप बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके मुताबिक बनती है, IFRS के मुताबिक। हम उसे IFRS के मुताबिक देखेंगे सही बनती है, सही बनी है कि नहीं, और फिर इवैल्यूएट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अब कंक्लूजन दे देंगे अपना। कंक्लूजन भी कहते हैं इसको ओपिनियन भी कहते हैं, ज्यादातर ओपिनियन का वर्ड यूज होता है, लेकिन कंक्लूजन का वर्ड भी यूज होता है। हम अपना ओपिनियन या कंक्लूजन दे देंगे, जिससे इंटेंडेड यूजर्स यानी शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इनहेंस हो जाएगा। इनहेंस का मतलब बढ़ जाएगा कि हाँ प्रोफेशनल ने चेकिंग करने के बाद कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो अब ठीक है। मैनेजमेंट डायरेक्ट मुझे बताती ना तो मैं इतना यकीन ना करता। मेरी बात समझ आई? अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी वो कह रहा है कॉन्फिडेंस इनहेंस होगा, लेकिन किसका, इंटेंडेड यूजर्स यानी शेयर होल्डर्स का। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का कॉन्फिडेंस नहीं इनहेंस होगा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी है कौन, मैं, उसका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं इनहेंस होगा, वो पहले इनहेंस्ड है, खुद अपने हाथ से जो चीज बनाई पहले इनहेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सुनिए जरा, अब इसको पढ़ते हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है एश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा इसको इंश्योरेंस नहीं कहना, हाँ वो मेरी इंग्लिश हिसाब किताब भी की है, तो बाज़ औक़ात मेरी प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना वो फारग सी होती है, ठीक है। वो स्टूडेंट कहते हैं सर आप ऑडिट कहना चाहिए, आप क्या ऑडिट कह रहे होते हैं। वो कोई मसला नहीं, वो रहेगा तो वही, जो मर्जी कह लें, रहेगा तो वही। हाँ तो रवानी में कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें, प्रोनाउंसिएशन को छोड़े। तो लेकिन बाज़ का चूँकि टेस्ट में कोई इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ये इंश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस है। इसको एश्योरेंस, एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसी एंगेजमेंट को कहते हैं जिसमें एक प्रैक्टिशनर है, ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स एविडेंस, वो सबूत इकट्ठे करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हम एविडेंस का मतलब क्या, सबूत इकट्ठे करना। ये जो हम कंक्लूजन देते हैं रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, ये हमें कोई चेकिंग शेकिंग करने के बाद बताना चाहिए कि पहले ही। तो जब हम अगर कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक, अगर हम कंक्लूजन में ये कहते हैं हमने वेरिफिकेशन की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक है कि नहीं, और हमने कंक्लूजन में कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, हमने ये रिपोर्ट दे दी शेयर होल्डर को, क्या हमने इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कोई काम किया होगा? क्या हमने इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कोई एविडेंस इकट्ठा किया होगा? प्रोसीजर भी परफॉर्म किए होंगे, एविडेंस भी इकट्ठा किया होगा। क्या हमें एविडेंस के बगैर रिपोर्ट देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो हमने एविडेंस, ये एविडेंस याद रखें, हम अपने यूजर्स को रिपोर्ट तो देते हैं, एविडेंस नहीं देते।
एविडेंस क्यों नहीं देते? वो हमारे अपने पास है, वो तो हमने काम किया है। वो अगर कल कला को हमें कोई चैलेंज करता है कि तुमने सही काम नहीं किया था, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जज है। एक जज भी एक प्रैक्टिशनर है, प्रोफेशनल है। उसने अपनी कानून की किताबें पढ़ी, क्या है, ताजीरात पाकिस्तान, एक क्राइटेरिया, उसके सामने जो भी केस आता है वो उसके फैक्ट्स को, जो भी केस आता है सब्जेक्ट मैटर, उसके फैक्ट्स को ताजीरात पाकिस्तान के साथ कंपेयर करता है कि इसके मुताबिक ये सजा बनती है कि नहीं, जुर्म बनता है कि नहीं बनता, और फिर अपना कंक्लूजन देता है कि ये गिल्टी है या नॉट गिल्टी। मुझे बताइए, अगर जज कहे गिल्टी तो उसके पास सबूत होना चाहिए कि नहीं कोई? बिल्कुल। और कहे नॉट गिल्टी तो फिर भी सबूत होना चाहिए। उसी तरह एज प्रोफेशनल अगर हम ये कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तो हमारे पास सबूत होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सबूत होना चाहिए। और अगर हम कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है फिर भी सबूत होना चाहिए। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ऐसी एंगेजमेंट जिसमें एक प्रैक्टिशनर यानी ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करता है, सबूत इकट्ठे करता है। किसके बारे में? वेरिफिकेशन करके सब्जेक्ट मैटर के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सूटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक बनी है कि नहीं बनी। और फिर जब ये एविडेंस इकट्ठा कर लेता है, जब ये चेकिंग कर लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्राइटेरिया के मुताबिक बनी है कि नहीं, फिर वो अपना कंक्लूजन देता है। क्या कंक्लूजन देता है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। वो कंक्लूजन कोई भी हो सकता है, वो यस भी हो सकता है, ठीक है, वो नो भी हो सकता है, ठीक नहीं है, गड़बड़ है, जिससे यूजर का कॉन्फिडेंस इन है। ये तो आपको पता है। तो अब ये डेफिनेशन समझ आई आपको? अच्छा, चलिए अब अगर आप इसको मजीद अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इस डेफिनेशन के कुछ हिस्से करते हैं। इन हिस्सों को हम अलग-अलग डिटेल में स्टडी करते हैं। वैसे अगर डेफिनेशन समझ लग गई तो एलिमेंट्स आसानी से समझ लग जाएंगे, लेकिन अगर डेफिनेशन समझ नहीं लगी तो नो प्रॉब्लम, एलिमेंट्स को समझें, डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स असल में इसी डेफिनेशन से निकले हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? डेफिनेशन ऑफ श्योर। अच्छा, इसमें मुझे बताइए कोई एक लफ्ज भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया? सारे समझ आए। अब इसके एलिमेंट्स, इसके हमने किए हैं कुछ हिस्से, पार्ट्स, कि एक एश्योरेंस एंगेजमेंट में ये हिस्से होते हैं। जैसे वो होता है ना मैट्रिक में, साइंस में वो होते हैं, पता नहीं हशरात के 3 हिस्से होते हैं, सर, धड़ और पेड़। वो इस तरह बताते हो किस तरह का कंसेप्ट होता है। उसी तरह एश्योरेंस एंगेजमेंट के कितने हिस्से होते हैं? 5। कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। अब वन बाय वन इनको पढ़े। सबसे पहले, दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज होंगी। अगर 3 पार्टीज नहीं है, 2 हैं, तो वो फिर एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। कौन कौन सी 3 पार्टीज होंगी? एक इंटेंडेड यूजर। अच्छा, अब सुन लें, अब एक चीज सुन लें। असल में ना एश्योरेंस एंगेजमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, एक के अलावा, ठीक है, 2 के अलावा हमारे सिलेबस में नहीं, डिफरेंट टाइप्स हैं। इसीलिए जब एश्योरेंस एंगेजमेंट को डिफाइन किया जाता है ना, तो जेनेरिक लैंग्वेज यूज की जाती है, ऐसी लैंग्वेज जो हर तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट को कवर कर रही हो। लेकिन असल में ऑडिट में हम स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा इसका मतलब यही है, ठीक है, ये टर्म यूज है लेकिन इसका मतलब ही। तो 3 पार्टी रिलेशनशिप, दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज हैं। कौन कौन सी? इंटेंडेड यानी कि शेयर होल्डर, लेकिन उसने जेनेरिक टर्म यूज की है। आपने एग्जाम में यही टर्म यूज करनी है, यूजर्स, शेयर होल्डर नहीं लिखना। जब वो एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट पूछे तो उसे जनरल लैंग्वेज में ही बताना है जो उसने इंटेंडेड। दूसरा कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब क्या? मैनेजर। और तीसरा प्रैक्टिशनर का मतलब क्या? ऑडिटर। शाबाश, ये क्लियर हो गया? चलिए अगर क्लियर, सवाल का जवाब दीजिए। डायरेक्टर्स ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंगेज किया और उसे कहा ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको वेरीफाई करके हमें बताइए, रिपोर्ट दीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि इनमें कोई गड़बड़ है। बताइए कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है? कितनों का ख्याल नहीं है? क्यों नहीं है भाई? इसमें सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, 3 पार्टीज है ही नहीं। एक डायरेक्टर है
और एक प्रैक्टिशनर है, इंटेंडेड यूजर्स तो है ही, तीसरी पार्टी नहीं है कोई, ठीक है। इसलिए ये एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 3 पार्टी। जब रिस्पॉन्सिबल पार्टी ही इंटेंडेड यूजर भी है तो वो बेसिकली 3 पार्टीज नहीं हुई, वो 2 हो गई इस केस में। इसे हम ऑडिट इसे हम एश्योरेंस एंगेजमेंट, लेकिन इसे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। फिर जो एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है वो क्या होगी? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। आगे चलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रिपेयर की है और जिसको प्रैक्टिशनर ने वेरीफाई करना है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रिपेयर की है और प्रैक्टिशनर ने वेरीफाई। जैसे हमारे सिलेबस में वो हमेशा 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 एक ही चीज होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो और चीजें भी आएंगी। फिलहाल भाई सब्जेक्ट मैटर समझ आ गया। फिर है सूटेबल क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर जब भी कोई बनता है ना, किसी ना किसी क्राइटेरिया के मुताबिक बनेगा, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया। जैसे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनती है, आप अपनी मर्जी से बनाते हैं कि कोई स्टैंडर्ड कोई क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया मौजूद है। बताइए, आपने अपनी जिंदगी में कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं तो किस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रिपेयर किया? IFRS। आपने कभी अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की हैं किस क्राइटेरिया के मुताबिक? अगर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IFRS के मुताबिक ही काम किया हो तो हम कहेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर आपने अपना सब्जेक्ट मैटर बनाते हुए उस क्राइटेरिया के मुताबिक काम नहीं किया, उसके खिलाफ काम किया, तो हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। तो क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो फ्रेमवर्क, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। क्राइटेरिया का मतलब क्या है? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। जैसे IFRS एक फ्रेमवर्क है, सबसे ज्यादा जो दुनिया में यूज होने वाला फ्रेमवर्क है वो IFRS। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फ्रेमवर्क हैं दुनिया में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि और भी बहुत से क्राइटेरियाज हैं। अगर आपने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं, जो टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं, और वो रूल्स डिफरेंट हैं IFRS से। क्लास में कोई स्टूडेंट बता सकता है कोई एक एग्जांपल जो टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क में डिफरेंट हो रूल और IFRS में डिफरेंट हो? डेप्रिसिएशन, हाँ, टैक्स में डिफरेंट रेट होता है और IFRS में डिफरेंट होता है। और बैड डेट्स टैक्स में रिकॉर्ड नहीं होते जब तक एक्चुअल ना हो, और IFRS में रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स टैक्स वाले कैश बेसिस पे लागू करते हैं, शायद या दोनों करते हैं। चलें, बहरहाल हमारे ज़माने में वो कैश बेसिस के ऊपर चलते थे। चलिए, बहरहाल इससे तो एग्री करते हैं कि दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के एक से ज्यादा क्राइटेरिया या फ्रेमवर्क हैं, इससे एग्री करते हैं। एक एग्जांपल IFRS, दूसरा टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क। अच्छा, आप अगर गौर करें ना तो क्राइटेरिया के साथ लफ्ज लिखा हुआ है सूटेबल। सूटेबल का ये इसमें बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्राइटेरिया में भी था, वो समझा दिया। सूटेबल में क्या है कि अच्छा मुझे ये बताइए, ये क्राइटेरिया सेलेक्ट मैनेजमेंट ने करना है कि ऑडिटर ने? सिंपल आंसर, भाई जिसने सब्जेक्ट मैटर बनाना है उसी ने क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट मैटर किसने बनाना है? क्राइटेरिया किसने सेलेक्ट करना है? मैनेजमेंट को चाहिए कि क्राइटेरिया सूटेबल सेलेक्ट करे।
हालात व वाक़यात के मुताबिक सूटेबल क्राइटेरिया सेलेक्ट करें। सूटेबल का मतलब देखें, जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवानी है आम यूजर्स को स्टॉक एक्सचेंज में, तो बताइए उसके लिए सूटेबल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? IFRS। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवानी है FBR को टैक्स रिटर्न के साथ, तो उसके लिए सूटेबल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे नोट कीजिए, सिर्फ क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ एलिमेंट में, सूटेबल सिर्फ क्राइटेरिया लिखा होता तो इसका मतलब है आप जिस मर्जी फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बेच सकते थे। मैं कहना नहीं, एश्योरेंस एंगेजमेंट में लाजमी है कि आपका क्राइटेरिया सूटेबल हो। सूटेबल का मतलब आपने देखना है फाइनेंशियल में किसके लिए बन रही है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिहाज से डिसाइड करेंगे। सूटेबल क्राइटेरिया में वर्ड क्राइटेरिया समझ आ गया, वर्ड सूटेबल भी समझ आ गया। कितने एलिमेंट्स हो गए? 3। कौन कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया। एविडेंस ठीक, इसके ऊपर मैंने डिटेल में डिस्कशन करनी है। हालांकि कंसेप्ट सिंपल है, लेकिन चूंकि कुछ एडवांस भी साथ में बेस बनाने चाह रहा हूं आपकी, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा। को अभी जज की एग्जांपल दी थी, आपने कभी सुना होगा तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है आगे कि इसको सजा दे दी जाए, जुर्म साबित होता है सजा। कभी आपने सुना कि उसने जज ने ये कहा हो कि मुल्जिम की शक्ल देख के अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इसी ने मुर्गी चोरी की है? कभी ये सुना? कभी नहीं सुना। हमेशा क्या होता है, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में। इसका मतलब है जज को जो फैसला करना चाहिए ना, वो अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स की बेस में नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे एविडेंस सबूत की बेस पे करना। अगर सबूत इस चीज की निशानदही कर रहे हैं कि यह बेगुनाह है, तो जज का फैसला क्या होना चाहिए? जज का कंक्लूजन क्या होना चाहिए? जज क्या जजमेंट दे कि बरी कर दो, बेगुनाह है। और अगर सबूत और गवाहों के बयानात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हो कि गुनाहगार है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे है, यानी और ये सिर्फ असूल जज पे अप्लाई नहीं होता, हर प्रोफेशनल को चाहिए कि वो किसी भी नतीजे पे पहुंचे ना तो एविडेंस की बेस पे पहुंचे, एविडेंस के बगैर ना पहुंचे। हर प्रोफेशनल की अपनी राय कायम करता है ना, हर प्रोफेशनल वो किसी एविडेंस की बेस पे कायम करता है। अगर एविडेंस के बगैर राय कायम करें, हम कहें हाँ भाई आप बायस हो गए हो, आप बायस हो गए हो, ठीक है। अब फर्ज कीजिए किसी स्टूडेंट के वालिदैन आए मेरे पास, उन्होंने कहा सर जी हमने अपने बच्चे को आपके पास भेजा है, महीना हो गया है, तो अब आप हमें बताइए कि ये इम्तिहान में पास हो सकता है कि नहीं। मैंने कहा जी उस बच्चे को बुलाएं, बच्चे को देखा, उसकी शक्ल ही नहीं मुझे पसंद आई। क्या मैं ये कह दूं कि मुश्किल है? मैं क्या ये कह दूं? मुझे नहीं कहना चाहिए। मुझे जो राय कायम करनी चाहिए, जो नतीजे पे पहुंचना चाहिए, वो किसी ना किसी एविडेंस की बेस पे। अब मुझे बताइए, जो मैं उस स्टूडेंट के पेरेंट्स को अपनी राय बतानी है, अपना कंक्लूजन बताना है, अपना ओपिनियन बताना है कि ये पास हो सकता है कि नहीं, किसी एविडेंस की बेस पे। एविडेंस क्या होगा? उसने टेस्ट दिया है कि नहीं, अटेंडेंस दी है कि नहीं, क्लास पार्टिसिपेशन क्या है, होम असाइनमेंट करता रहा है कि नहीं करता रहा, ये क्वेश्चन पूछे कि नहीं। ये सारी चीजें सामने रख के अगर तो ये ठीक फेवर में जा रहे हैं तो मैं कहूँ ये पास हो सकता है, और अगर फेवर में नहीं जा रही फेल हो सकता है। भाई यहां पे एक चीज बताऊं, कंक्लूजन जो हमने देना है वो एविडेंस की बेस पे देना है, इससे एग्री करते हैं? अगर एविडेंस कह रहा है पास हो सकता है तो मेरा कंक्लूजन क्या हो? अगर एविडेंस कह रहा है कि फेल हो सकता है, तो ये जहन में रखिएगा, चाहे मैं यस की बात कर रहा हूं चाहे नो की बात कर रहा हूं, मेरे पास दोनों सूरतों में एविडेंस होना चाहिए। अगर मेरे पास एविडेंस है ही नहीं, मैं कोई इस बच्चे को देखा है मैंने पहली दफा, ठीक है, तो याद रखिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं उसके बारे में मैं कहूंगा सर मेरे पास कोई भी एविडेंस, अगर टेस्ट है, टेस्ट में पास हुआ है तो मैं क्या कहूंगा? पास का ओपिनियन। टेस्ट हुए हैं, टेस्ट में फेल हुआ है, क्या कहूं? अगर उस बच्चे ने फर्ज करें टेस्ट दिया ही नहीं,
ये देखें, ये अहम कंसेप्ट है। क्या मुझे कहना चाहिए पास? सोच के बताइए, क्या मुझे कहना चाहिए फेल? अब आपके ज़हन में आ रहा होगा उसने टेस्ट नहीं दिया तो फेल ही है, लेकिन याद रखिए इसका मतलब है हो सकता है वो पास होने वाला हो लेकिन किसी वजह से टेस्ट ना बीमार हो गया उस दिन। तो हमें ये सिखाया जाता है कि आपने जब भी कोई कंक्लूजन या ओपिनियन देना है किसी एविडेंस की बेस पे देना है, और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपने कंक्लूजन नहीं देना। फिर सुने, नहीं बात समझ आई? स्टैंडर्ड ये कहते हैं आप प्रैक्टिशनर हैं, आप प्रोफेशनल हैं, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स को साइड पे रखना है। जब कभी कोई कंक्लूजन देना है ना, वो किसी ना किसी एविडेंस की बेस पे देना है, चाहे कंक्लूजन यस हो चाहे नो हो, एविडेंस होना चाहिए। और अगर एविडेंस नहीं है तो फिर कोई कंक्लूजन ना यस का ना नो का। चलें आगे, फिर इस कंसेप्ट को दोबारा किसी दिन डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। कितने एलिमेंट हो गए? नहीं आगे नहीं चलते। ओके जी, अच्छा आगे नहीं चलना अभी, पहले मुझे ये बताइए, आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है, चलें ठीक है। अच्छा अब मुझे ये ना बताइए, ये बात तो समझ आ गई ना हमें कि जो भी हम कंक्लूजन देने जा रहे हैं उसकी सपोर्ट में हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल पूछी स्टूडेंट की कि इसके बारे में पास या फेल बताना, क्या एविडेंस होना चाहिए? आपने ठग करके कहा सर ये टेस्ट होने चाहिए, ये इसके क्वेश्चंस होने चाहिए। अब डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिफरेंट लाइन आइटम्स होती हैं, होते हैं ना? कौन कौन सी होती हैं जरा बताइएगा? सेल्स, शाबाश, परचेजेस, एक्सपेंसेस, एसेट्स, इनकम। नहीं स्पेसिफिक एग्जांपल दें, सिर्फ एसेट्स ना कहें, बताएं कौन कौन सा एसेट्स? इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, पेरोल, कैश, बैंक, स्टॉक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब सुने, कोई सी लाइन आइटम फिर से बताएं। परचेजेस, आप एक ऑडिटर हैं, आपने परचेजेस को वेरीफाई करना है कि और बताना है परचेजेस ठीक है कि नहीं। आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। परचेजेस को वेरीफाई करने के लिए क्या एविडेंस होगा? सिर्फ एक जवाब, शाबाश, परचेज इनवॉइस। और एक और एग्जांपल मेरी तरफ से भी लीजिए, परचेज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी बनता, एग्रीमेंट अलग चीज होती है, इनवॉइस अलग होती। बल्कि अगर आप कहें तो एक और एग्जांपल दूं, वो क्या भला? गुड सीड नोट। ये मुश्किल मिसाल थे। हाँ, ये सारी चीजें एविडेंस है। अगर किसी ट्रांजैक्शन आप परचेज को वेरीफाई कर रहे हैं और उस ट्रांजैक्शन में ये चीजें मौजूद हैं, परचेज इनवॉइस है, परचेज एग्रीमेंट है, जीआरएन, इसका मतलब क्या है? वो ट्रांजैक्शन ठीक है। इसका मतलब क्या? वो ट्रांजैक्शन। ये बात समझ है? और लाइन आइटम बताइए। सेल्स, सेल्स का एविडेंस बताइए आप, क्या होगा? शाबाश, सेल इनवॉइस। और एक मिसाल और दूं मैं, सेल्स एग्रीमेंट, शाबाश। और एक मिसाल और दूं, गुड्स, ना गुड्स सीड नोट नहीं आपकी बात, ना ना ना, गुड्स डिस्पैच नोट, शाबाश। समझ? इसका मतलब है जब हम वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं ना कि सेल्स ठीक है कि नहीं, तो ये एविडेंस ढूंढ रहे होते हैं। अगर आपको ये एविडेंस मिल जाए तो इसका मतलब है ये चीजें ठीक। अच्छा आपने वेरिफिकेशन की, 10,000 की सेल थी, आपने इनवॉइस जो रिकॉर्ड हुई थी, इनवॉइस देखा वो 10,000 की थी, आप क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और अगर रिकॉर्ड 10,000 किया था, सेल इनवॉइस 1,000 की है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, ये सेल्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई ये बात समझ आ रही है? अच्छा एक सेल्स की एग्जांपल हो गई, एक परचेजेस की। मैं चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है लेकिन आगे चल के ना एक टॉपिक है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ इनको फेमिलियर कर दो। और एग्जांपल दीजिए कोई एरिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल के वेरीफाई करने के लिए क्या एविडेंस चाहिए? उसका बिल, उसका बिल। अच्छा एक इस कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको।
एविडेंस की एग्जांपल लेके एक दूसरा कंसेप्ट, साथ ही एक तीसरा भी जेहन में आ गया, वो भी बता दूं। आपने एविडेंस देखा बिल, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल देखेंगे। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को वेरीफाई करने के लिए क्या एविडेंस देखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल। दो सिचुएशन, पहली सिचुएशन क्लाइंट ने फोटोकॉपी दे दी आपको, दूसरी सिचुएशन ओरिजिनल बिल दे दिया। किसमें एविडेंस ज्यादा, किसमें आपकी ज्यादा तसल्ली हो जाएगी? ओरिजिनल में। शाबाश। और एग्जांपल आप एग्जांपल बताइए कोई। सैलरीज, शाबाश। सैलरीज को वेरीफाई करना है, बताना है सैलरीज ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं कि नहीं। कोई एविडेंस लेके फिर ये बताएंगे कि एविडेंस के बगैर? एविडेंस लेके। और ये सैलरीज का एविडेंस ये भाई मुझे बताएं। पेरोल शीट, शाबाश शाबाश। आपने कहाँ पढ़ा है पेरोल शीट? ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सेल परचेज पढ़ा था, कॉस्ट, अच्छा पेरोल शीट पढ़ा। एक ऐसी शीट होती है जिसमें सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट आ रही होती है, पेरोल शीट, शाबाश। अच्छा और बताइए लाइन आइटम। रेंट, हाँ शाबाश। रेंट एक्सपेंस, ये आप भाई बताएंगे। रेंट एक्सपेंस को वेरीफाई करना है। रेंट एग्रीमेंट, ये कहाँ पढ़ा आपने? ये तो मैंने भी नहीं पढ़ाया, टैक्स में पढ़ा। शाबाश। रेंट एग्रीमेंट देखेंगे, रेंट एग्रीमेंट देखेंगे। अच्छा अब मुझे ये बताइए, लेकिन एक मिनट ठहरे, एक कंसेप्ट से दूसरे से तीसरा कंसेप्ट जेहन में आ गया। रेंट एग्रीमेंट देखा, रेंट एग्रीमेंट में तय हुआ है, रेंट एक्सपेंस में रिकॉर्ड हुआ है रेंट 10 लाख। रेंट एग्रीमेंट देखा 10 लाख ही था, क्या आप कंक्लूजन देंगे? फाइनेंशियल में गिव। दूसरा केस, एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ 10 लाख का, रेंट एग्रीमेंट देखा उसमें 1 लाख एग्री हुआ था, क्या कहेंगे? रेंट एक्सपेंस डू नॉट गिव, यही कहेंगे। तीसरा केस रेंट एक्सपेंस 10 लाख रिकॉर्ड हुआ है, आपने क्लाइंट से कहा रेंट एग्रीमेंट, उसने कहा गुम हो गया, है ही नहीं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू, सॉरी रेंट एक्सपेंस गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? कितनों का एक्सपेंस है डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू? कितनों का ख्याल है वी एक्सप्रेस नो कंक्लूजन? शाबाश, वी एक्सप्रेस नो कंक्लूजन। इसका मतलब है जो भी कंक्लूजन हो एविडेंस की बेस पे होगा, एविडेंस की बेस। और शाबाश। और करंट एसेट नहीं, करंट एसेट कोई लाइन आइटम नहीं है, स्पेसिफिक आई कैप स्पेसिफिक एग्जांपल। कैश एंड बैंक, कैश के बैंक, कैश का बताइए क्या एविडेंस होगा? नोट देख लेंगे फिजिकली मौजूद है कि नहीं, नोट्स देख लेंगे फिजिकली मौजूद है कि नहीं। आपको पता है आपका कोई दोस्त अगर आर्टिकल्स में है तो स्टॉक काउंट करने जाता होगा, ये गिनते हैं हम नोट्स है, अगर नोट सारे करेंसी मौजूद है इसका मतलब है ठीक है। बैंक में जो बैलेंस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बेहतरीन एग्जांपल। ये कहां पढ़ी आपने? R2 में, R1 में, शाबाश। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा और डेडर, डेडर को कैसे वेरीफाई करेंगे? इसका एविडेंस बताएं तो मानो। बिल्स रिसीवेबल नहीं, वो तो अलग। क्रेडिट सेल्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा लेकिन एक मिनट ठहरे, क्रेडिट सेल्स बड़ी अजीब मिसाल दे दी आपने। मैंने कहा डेटर्स को कैसे वेरीफाई करेंगे? इन्होंने कहा सर देखेंगे क्रेडिट सेल जो उसको की, लेकिन वो क्रेडिट सेल हम सेल्स वाले एरिया में चेक नहीं कर चुके होंगे, वो एविडेंस तो सेल्स वाले एरिया का था, क्या वो डेटर्स में भी यूज हो सकता है? यस हो सकता है। ये याद रखें, डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम की खास बात ही यही है कि एक ट्रांजैक्शन दो एरियाज को फेट करते हैं, तो हमारे बहुत से एविडेंस ऐसे होते हैं जो एक एरिया में तो काम आते ही आते हैं, दूसरे एरिया में भी आ जाते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को कहा भाई परचेजेस का जब आए ना परचेजेस के प्रोसीजर बताओ तो GRN लिख देना, उसने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा क्रेडिटर का आए ना उसमें भी GRN लिख देना, उसने कहा सर ठहर जाएं, ये तो आपने परचेजेस में करवाया हुआ है।
क्या क्रेडिटर्स को वेरीफाई करते हुए परचेजेस की ट्रांजैक्शंस को चेक नहीं कर सकते? लेकिन कौन सी वाली को चेक करेंगे भला? जो एंड वाली है, आखिरी महीने वाली, क्योंकि जो शुरू वाली तो पेमेंट हो गई होगी ना मोस्ट प्रोबेबली, आखिरी वाली तो बाप। अच्छा, मशीनरी भी तो एक एरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? फिजिकली देखेंगे शाबाश मौजूद है कि नहीं। और अच्छा चले और बताएं, और क्या देखेंगे? उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, इनवाइस वगैरह। बिल्कुल ठीक है। तो इस सारी डिस्कशन से क्या हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एविडेंस, हमने जो भी ओपिनियन जिस कंक्लूजन पे भी पहुंचना है, एविडेंस पहले लेना है, उस एविडेंस की बेस पे कंक्लूजन पे पहुंचना है। और एविडेंस क्या होगा? ये एरिया टू एरिया, एरिया मींस लाइन आइटम, अकाउंट। एविडेंस क्या होगा? ये अकाउंट टू अकाउंट डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी का एविडेंस हो सकता है कुछ और हो, रेंट का एविडेंस, रेंट एक्सपेंस को वेरीफाई करते हो सकता है हम कुछ और एविडेंस देखें, सैलरीज एक्सपेंस को वेरीफाई करते हो सकता है कुछ और एविडेंस को देखें, बैंक के लिए हो सकता है कुछ और हो, क्रेडिटर्स के लिए हो सकता है एविडेंस कुछ और। लेकिन याद रखें, हर चीज का, हर एरिया जिसको हम वेरीफाई, उसका एविडेंस कोई ना कोई लाजमी होगा। दुनिया में आज तक कोई ऐसा एरिया इजाद नहीं हुआ, कोई ऐसा अकाउंट इजाद नहीं हुआ जिसको वेरीफाई करने के लिए कोई एविडेंस ना हो। इवन डेप्रिसिएशन, इवन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को भी वेरीफाई करने के लिए एविडेंस मौजूद होते हैं, जो मैं अभी नहीं बता रहा आपको, अभी नहीं बता रहा आपको, ठीक है? वो आगे चल के देखें। कितने एलिमेंट्स? 4। 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस। आखिरी मैं नहीं बता रहा, रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट, लेकिन इससे तो कंक्लूजन लिखा हुआ था इधर। रिपोर्ट भाई, कंक्लूजन रिपोर्ट में ही होता है। जब हम आईकैब का पेपर देते हैं, आईकैब हमें रिपोर्ट भेजता है ना, रिपोर्ट वो पूरा पेज होता है, उसमें बहुत सी एलिमेंट्स होते हैं। रिपोर्ट के अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें डेट भी होती है, उसमें नाम भी होता है, उसमें एड्रेस भी होता है, उसमें सिग्नेचर भी होते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम एलिमेंट कौन सा होता है? आईकैब का कंक्लूजन, पास हो कि फेल हो। अगर आपने पेपर दिया, सुनिए, पेपर दिया, अच्छा हुआ, क्या कंक्लूजन आईकैब का? पेपर दिया, अच्छा नहीं हुआ, फेल। पेपर देने नहीं गए, एडमिशन फॉर्म जमा करवाया, पेपर देने नहीं गए, फिर क्या आता है? फिर पास आता है क्या? क्या फेल आता है क्या? नहीं, फिर क्या आता है? एब्सेंट। कि कोई भी कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि आईकैब के पास एविडेंस ही नहीं। याद रखें, जब आईकैब आपको पास कहता है, उसका भी एविडेंस आईकैब के पास मौजूद है। जब आपको फेल करता है, तो उसका भी एविडेंस मौजूद है। और जब एविडेंस मौजूद नहीं होता, वो कोई कंक्लूजन नहीं देता, ना पास का ना फेल का। वो कहता है भाई एब्सेंट, मुझे नहीं पता क्या है। भाई ये रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट समझ आई? अच्छा, रिटर्न का मतलब, एश्योरेंस का मतलब क्या बता रहा है? कि इसमें कोई ना कोई कंक्लूजन होगा जिसमें प्रैक्टिशनर राइटर कह रहा होगा कि फाइनेंशियल में ठीक है, एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा होगा ना। इसका नाम सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, बल्कि क्या है? एश्योरेंस रिपोर्ट। क्यों? इसमें एश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, यानी कंक्लूजन जो दिया जा रहा है वो एश्योरेंस ही है ना। रिटर्न का मतलब क्या है? ये हमेशा रिटर्न होगी, कभी ज़बानी कलामी नहीं होगी। या ऑडिट रिपोर्ट हमेशा क्या होती है? रिटर्न फॉर्म में, कभी ज़बानी कलामी नहीं होती। ये रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट, लास्ट एलिमेंट, ये प्रोवाइड करता है कौन? प्रैक्टिस, किसको? यूजर्स को। इसमें बहुत से एलिमेंट होते हैं, याद रखिएगा। सबसे अहम एलिमेंट क्या है? कंक्लूजन। बाज़ औक़ात को स्टूडेंट पूछते हैं स्टार्ट में, सर ये कंक्लूजन में और रिपोर्ट में क्या फर्क है? क्या दोनों एक ही चीजें है? एक ही चीजें नहीं है, फर्क है। रिपोर्ट एक पूरी रिपोर्ट है जिसमें बहुत से एलिमेंट होते हैं, जो सबसे अहम एलिमेंट है वो कंक्लूजन होता है। भाई रिपोर्ट और कंक्लूजन में फर्क समझ आ गया? तो यहां पे आपने रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट लिखना है, कंक्लूजन नहीं लिखना। एलिमेंट समझ आ गए? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल। अच्छा, आप मुझे बताइए, इस डेफिनेशन में
3 पार्टीज नजर आ रही हैं आपको? कौन कौन से? इसका मतलब है एलिमेंट्स डेफिनेशन से ही निकले हैं ना? क्या इसमें सब्जेक्ट मैटर नजर आ रहा है? क्या इसमें आपको क्राइटेरिया नजर आ रहा है? क्या इसमें एविडेंस नजर आ रहा है? ऑब्टेन्स एविडेंस। ये क्या इसमें रिपोर्ट नजर आ रहा है? रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कंक्लूजन है, और कंक्लूजन चूंकि रिपोर्ट में होता है तो उसका भी जिक्र है। इसका मतलब ये अगर आप डेफिनेशन समझ लें तो एलिमेंट समझ आ जाएंगे, और अगर एलिमेंट समझ लें तो डेफिनेशन समझ आएगी। दोनों एक ही चीज है, फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे एलिमेंट थोड़े एक्सप्लेन्ड। भाई क्लियर हुआ? कुछ समझ आई? चलिए अब आपको 3 मिनट दे रहा हूं, ये आपको नोट्स देखना, रीड कर लें। 3 मिनट के बाद आपकी टेस्टिंग होगी, ठीक है जी? पास कीजिएगा जी। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर एश्योरेंस इंगेजमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद हमें एविडेंस मिल गया और सारा कुछ ठीक है, तो ये एश्योरेंस इंगेजमेंट है। और अगर एविडेंस मिला लेकिन पता चला कुछ गड़बड़ है, तो क्या फिर भी ये एश्योरेंस इंगेजमेंट ही कहलाएगी? यस, फिर भी एश्योरेंस इंगेजमेंट कहलाएगी। और इससे अगली बात भी सुने, अगर एविडेंस नहीं मिलता तो फिर भी एश्योरेंस इंगेजमेंट ही कहलाएगी। याद रखें, एश्योरेंस इंगेजमेंट का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि कंक्लूजन क्या है, ठीक है? वो इससे उसका ताल्लुक, वो एश्योरेंस इंगेजमेंट है कि नहीं, स्टार्ट में ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है? वो कंक्लूजन पे डिपेंड नहीं करता कि ये वाला कंक्लूजन होगा तो एश्योरेंस इंगेजमेंट होगी, ये वाला कंक्लूजन तो एश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं हो। नहीं, कंक्लूजन जिस तरह का मर्जी हो, ठीक है? एविडेंस चाहे मिले चाहे ना मिले, चाहे एविडेंस सही हो चाहे गलत हो, एश्योरेंस इंगेजमेंट बहरहाल रहेगी। एश्योरेंस, हाँ एविडेंस मिलना, लेकिन एविडेंस प्रैक्टिकली असल में ऐसा नहीं होता कि आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। प्रैक्टिकली होता यह है कि एक अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 50 एरियाज है ना, तो आपको 1 या 2 में एविडेंस नहीं मिलेगा, बाकियों में तो मिलेगा ना। तो एविडेंस कुछ ना कुछ जरूर होता है, ठीक है? एविडेंस मौजूद जरूर होता है। और अगर अब बड़ी टेक्निकल बात अब है, अब आपने सवाल पूछा तो दिल कर रहा है बता दूं मैं। समटाइम्स एविडेंस का ना होना भी एविडेंस होता है, लेकिन ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी। नहीं इसको छोड़, हाँ चले पहले आगे चल। अच्छा आप सुने, अब आपका है टेस्ट टाइम। मैं ये देखना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने आज के लेक्चर में आपको समझ, और कल के लेक्चर में जो हुआ है, समझ आपको समझ आया कि नहीं? ठीक है, स्टार्ट कर। आपको पता है कि क्या करना है? मोबाइल पे जाना है, क्रोम पे, वहां पे आपने एक्सप्लोरर पे वेबसाइट ओपन करनी है menti.com, www.menti.com। वहां पे जाके कोड एंटर करना है 6069117। अच्छा ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुन लें, ये कोड क्लास के बाद काम नहीं करता। क्लास के बाद आपको ये मैं प्रोवाइड करूंगा जरूर, ठीक है, लेकिन वो आपके LMS पे लिंक के जरिए, और क्लास के बाद आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। क्लास के दौरान में ऑनलाइन वालों के लिए अवेलेबल नहीं, लेकिन क्लास के बाद ऑनलाइन वालों के लिए अवेलेबल है, एक आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो अवेलेबिलिटी तो दोनों के लिए है ना, टाइम का फर्क है। स्टार्ट करें जी, तैयार है? ये आपको पता है कैसे करना है। menti.com पे जाए, कोड एंटर कर, 10 क्वेश्चन मेरे हाल 10 ही, एक आधा शायद ऊपर नीचे हो। फास्टर आंसर्स मोर पॉइंट्स, ये तो पता है ना रूल। सिर्फ सही नहीं करना, जल्दी भी करना है। यू विल बी गिवन ए रीडिंग टाइम ऑफ 5 सेकेंड। क्वेश्चन आएगा, रीडिंग टाइम के बाद ऑप्शंस आएंगी, आपने वोट करना होगा किसी ऑप्शन को। टॉप 5 स्टूडेंट्स टू गेट ₹50 ईच। चलिए अब आपके सामने आपसे नाम पूछेगा, आपने अपना आईडी एंटर कर देना। चलिए 144 5 148 150 हो गए, बट ठीक है, स्टार्ट करें जी। चलिए पहला क्वेश्चन ये, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, टू होम शुड ही कम्युनिकेट। अगर ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल में कोई वीकनेस नजर आए, उसे किसको कम्युनिकेट करना है? क्या मैनेजमेंट को, या शेयर होल्डर्स को, या के दोनों को, या इनमें से किसी को भी नहीं? रेगुलेटर को, FIA को करना। किसको करने का? इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस किसको कम्युनिकेट की जाती है?
मैनेजमेंट को। शाबाश, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुई तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की जाएंगी। ये 150 स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। ये 4 स्टूडेंट्स का ख्याल है शेयर होल्डर्स को गलत। और फिर बोथ को क्यों? शेयर होल्डर को तो इससे कोई गर्ज नहीं है। शेयर होल्डर को किससे गर्ज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आगे चलो, क्वेश्चन 2 तैयार है जी? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। Which of the following is not a correct response if auditor identifies a weakness in internal control? कौन सा सही रिस्पॉन्स नहीं है? नॉट नहीं है। कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट, ये तो सही है। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है तो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट तो करनी चाहिए। इंक्रीज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी सही है। अगर इंटरनल कंट्रोल में तो रिस्क बढ़ जाएगा ज्यादा प्रोसेस परफॉर्म करने। इशू मॉडिफाइड रिपोर्ट, ये सही नहीं है। मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू नहीं करनी चाहिए। इंक्रीज प्रोसीजर, प्रोसीजर भी उसे बढ़ाने चाहिए। रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं कर, क्यों मॉडिफाइड रिपोर्ट क्यों नहीं? क्योंकि रिपोर्ट मॉडिफाइड उस वक्त होती है जब मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। जब वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल हो तो ऑडिट रिपोर्ट पे कोई फर्क नहीं है। किस पे फर्क पड़ता है? मैनेजमेंट लेटर पे। तो मैनेजमेंट लेटर देते हैं। 92 ठीक है। 26 बहरहाल 26 और 22 वाले परेशान ना हो, अभी आगे है गेम। अभी हो सकता है ये 92 वाले गलती कर बैठे। भाई ये क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट ढूंढनी है। करेक्ट। लेटर ऑफ वीकनेस इज इश्यू टू शेयर होल्डर्स, नहीं ये तो रॉन्ग है। वो तो ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर को इशू करते हैं। लेटर ऑफ वीकनेस तो इशू करते हैं मैनेजमेंट को, तो ये गलत है। फिर मिस स्टेटमेंट्स करेक्टेड बाय मैनेजमेंट आर मेंशन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, नहीं, जो मिस स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए वो मेंशन नहीं करते। जो अनकरेक्टेड हो ना वो मेंशन करते हैं, करेक्टेड नहीं करते, ये भी गलत। फिर ऑडिटर शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए? सही कह रहा है? नहीं, उसे ये वाला टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वाला टाइम बाद में उसका बहुत सा टाइम सेव करता है, प्रोसीजर कम हो जाते हैं। हाँ, इफ इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग ऑडिटर परफॉर्म्स लेस प्रोसीजर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ इंटरनल कंट्रोल आर स्ट्रॉन्ग ऑडिटर परफॉर्म लेस प्रोसीजर, ये ठीक है। शाबाश, 129 ठीक है तकरीबन सबका कंसेप्ट। क्वेश्चन 4 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल? इनमें से कौन सी वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है? मैनेजमेंट डज नॉट रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वीकनेस है कि मिस स्टेटमेंट है? ये तो मिस स्टेटमेंट है। उसने पूछा वीकनेस, ये गलत। मैनेजमेंट डज नॉट रिकॉर्ड बैड डेट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी मिस। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गड़बड़, एक आसान रूल बताऊं, जहां जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है ना मिस स्टेटमेंट। पेमेंट्स आर मेड टू सप्लायर विदाउट ऑथराइजेशन, ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी गड़बड़ होगी वो मिस स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। और मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा डिस्क्लोजर का गलत होना ये भी मिस स्टेटमेंट होती है। मैं तो आज तक ये समझता रहा कि सिर्फ अमाउंट्स में जो गलतियां होंगी वही मिस स्टेटमेंट होंगी, डिस्क्लोजर में भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। अब जो क्लास का सबसे शार्प स्टूडेंट है ना वो ये पूछेगा सर अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट हो तो वो मटेरियल है कि नहीं? 5% ऑफ प्रॉफिट,
लेकिन डिस्क्लोजर में मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? आगे पढ़ेंगे शाह। अभी सिर्फ सवाल आपके जहन में बिठाना था, अभी जवाब नहीं इसका मैंने देना। लेकिन मिस स्टेटमेंट जहन में रखिएगा, अमाउंट्स में भी हो सकती है, डिस्क्लोजर में भी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पहले इंटरनल में वीकनेस। नो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, दैट इज वन पर्सन परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। सेग्रीगेशन ड्यूटीज का मतलब होता है हर काम अलग-अलग लोग कर रहे हो। जब एक ही बंदा सारे काम कर रहा है हम कहते हैं नो सेग्रीगेशन ड्यूटी। ये इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है। बीआरएस इज नॉट प्रिपेयर्ड एट मंथ एंड, ये भी इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस है। ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरी इज स्टेटेड एट कॉस्ट। अब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इन्वेंट्री कहां पे शो हो रही होती है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज नहीं था, लेकिन फिर भी मिस स्टेटमेंट पहचान लिया आपने। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रही होती है। ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री कॉस्ट पे शो करना गलती है क्या? हाँ, इसको किस पे शो होना चाहिए? एनआरवी पे। शाबाश। और नेक्स्ट था अप्रूवल इज नॉट ऑब्टेन्ड बिफोर क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट सेल से पहले अप्रूवल ऑब्टेन ना। देखे, अप्रूवल जितनी भी होती है ना वो इंटरनल कंट्रोल है। अप्रूवल्स जितनी भी है वो इंटरनल कंट्रोल है। रिकंसिलिएशंस जितने भी है इंटरनल कंट्रोल है। ठीक है, और लास्ट इन्वेंट्री इज नॉट काउंटेड एट मंथ एंड। ठीक है, ये भी इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। ठीक है, क्योंकि कंफर्म हो सकता है पूरी हो, काउंट नहीं की फिर भी हो सकता है पूरी हो। मुश्किल था, कोई बात नहीं, आगे चल। नहीं टाइम बस यही बहुत डिस्कशन करनी होती है हमने साथ साथ, तो ये वरना तो आधे घंटे में चला जाएगा एक। Which of the following is not an element of assurance engagement? ये तो आज वाला आ गया। Suitable criteria, three party relationship, subject matter, ITS conclusion। सारे ठीक है, कोई सा आपका क्या ख्याल है? हालांकि बताया था, लेक्चर में बताया था, फिर सोच लें। ऑडिटर्स कंक्लूजन एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, वो था रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। वो था रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। तो सब ठीक तो कर दिया सबने, ऐसे ना करें। ठीक करके भी सवाल पूछ रहे हैं। Which of the following is not a relevant evidence while auditing payroll? Payroll पता है किसको कहते हैं? सैलरीज को। इनमें से कौन सा रेलिवेंट एविडेंस नहीं है? चेकिंग दैट एम्प्लॉयज आर फिजिकली वर्किंग इन ऑफिस। पेरोल को चेक करते हुए ये काम करेंगे? करेंगे कि एम्प्लॉयज मौजूद है कि नहीं। ठीक है, ये रेलिवेंट है। चेकिंग दैट सैलरीज आर करेक्टली कैलकुलेटेड, ये करेंगे? ये भी रेलिवेंट है। चेकिंग दैट रेंट ऑफ फैक्ट्री इज पेड एज वेल, ये पेरोल का रेलिवेंट थोड़ी है, ये तो रेंट का है। दैट ओवरटाइम्स आर अप्रूव्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट, ये भी करेंगे। ये भी पेरोल से रेलिवेंट है। कौन सा पेरोल से रेलिवेंट नहीं है? रेंट। ये तो रेंट वाले एरिया में जाके करेंगे, पेरोल में थोड़े ये काम करेंगे। एविडेंस इकट्ठा करना है, लेकिन एविडेंस रेलिवेंट इकट्ठा करना है। आगे चलें। 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 50 रुपए के लिए। Which of the following not a relevant evidence while auditing fixed assets? पहला, चेकिंग ये तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा। चेकिंग डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन फुली डेप्रिसिएशन। हाँ, ये चेक करते हैं, ये रेलिवेंट है। चेकिंग दैट प्रॉपर डिस्पोज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैलेंसेस, ये भी ठीक है, ये भी। चेकिंग दैट व्हीकल फिजिकली एग्जिस्ट, ये भी ठीक है। चेकिंग दैट इन्वेंटरीज परचेज फ्रॉम रिप्यूटेबल सप्लाई, ये सही नहीं है। ये तो इन्वेंट्री के लिए रेलिवेंट है ना। फिक्स एसेट में ये थोड़ी देखेंगे कि इन्वेंट्री अप्रूव्ड सप्लायर से आ रही है। भाई समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, आपको मोबाइल पे सही नजर आ रही होती है। और ये लास्ट वाली क्या थी?
में क्या थे? लैंड को फिजिकली वेरी या टाइटल डॉक्यूमेंट चेक करना होगा। हाँ, चेक करना कि लैंड नेम ऑफ द कंपनी है, ये भी फिक्स एसेट से रेलिवेंट है, सिर्फ इन्वेंट्री वाला रेलिवेंट नहीं था। क्यों इन्वेंट्री वाला किससे रेलिवेंट था वाला? वो इन्वेंट्री वाले अकाउंट्स का ऑडिट करते हुए करेगा। सेकंड लास्ट, a company wants to prepare its financial statement for distribution to shareholders in Pakistan. Which of the following is a suitable criteria? IFRS, cash basis of counting, tax basis accounting, counting principles of USA. ये सारे फ्रेमवर्क है, इनमें से कौन सा है? पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस फ्रेमवर्क पे बनती हैं? याद रखिए, बाकी भी फ्रेमवर्क हैं, लेकिन सूटेबल फ्रेमवर्क कौन सा है इस सिचुएशन को सामने रखते हुए? IFRS। शाबाश। ये यूएसए वाला भाई कौन था भाई? सारी बातें छोड़े, ये यूएसए वाला ढूंढे। लास्ट क्वेश्चन, हाँ इसे 50 लेने हैं। लास्ट, which of the following is not a party in an insurance engagement? Insurance provider, थ्री पार्टी रिलेशनशिप में भाई कोई ना कोई तो फेल करना था ना, मेरे जहन में जो आया मैंने वो कर दिया। इंश्योरेंस प्रोवाइडर यानी प्रैक्टिशनर है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट भी है, यूजर्स भी है, आई कैम एंड एससीसी भी नहीं होते। बिल्कुल ठीक। चलिए अब आते हैं विनर्स की तरफ। जी भाई प्राइस निकाले। प्राइस पहली पोजीशन 1 2 3 775, 1 2 3 775 फर्स्ट पोजीशन की तरफ। रिजल्ट ही लोड हो रहा है, क्या नेट जरा स्लो है? दूसरी पोजीशन MUSAB, सॉरी मुसाब भाई की तरह है, ये हाइब्रिड में होंगे। शाबाश शाबाश, मैं क्या किया था, हाइब्रिड का आज नाम होना चाहिए हाइब्रिड। थर्ड पोजीशन जिया भाई, जिया भाई को भी दीजिए। एविडेंस चेक करने के बाद मोबाइल देख लेना है। 122736, 122736 और 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन 1 2 3 4। शाबाश 1 2 3। चलिए आज असाइनमेंट नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन है रिटर्न फॉर्म में, भूल ना जाइएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।